गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग कल जो पढ़ रहे थे मनोहारी दृश्यों का चित्रण, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम लोग देखते थे उस ज़माने में, जिस ज़माने में अंग्रेज लोग उपनिवेशित शासन हमारे देश पे चलाए जाते थे, उस समय क्या करते थे, जितने भी कलाकार थे वो कैनवस का चित्र बनाते थे, साथ ही साथ तेल चित्र को भी ब्रिटेन में प्रदर्शित किया जाता था। कैनवस के साथ साथ वो तेल चित्र का भी जानकारी प्राप्त कर लिए। उसके बाद जो भव्य मूर्ति मतलब चित्र बनाते थे, वो सबको जाके ब्रिटेन में वो लोग क्या करते थे, प्रदर्शित करते थे। उसके बाद इन चित्रों को उन अंग्रेजों द्वारा खरीद लिया जाता था जो ब्रिटिश साम्राज्य के विषय में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थे तथा जो ब्रिटिश साम्राज्य में हमेशा जुड़े हुए रहते थे। ऐसे अंग्रेज लोग वह तेल चित्रों और कैनवस के चित्रों क्या करते थे, खरीदते थे। तो डेनियल चित्रों द्वारा बनाए गए चित्रों में भारत की प्राचीन सभ्यता और गौरव को बहुत ही तरीके को प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। तो डेनियल चित्रकारों द्वारा भारत की जो प्राचीन सभ्यता और यहाँ के जो जंगल जमीन की जो यहाँ का स्ट्रक्चर था, उसको इतना अच्छा ढंग से और गौरव बहुत ही सुंदर तरीके, उसके प्राचीन सभ्यता और गौरव को बहुत ही सुंदर तरीक़ा से, ठीक है, यानी यहाँ के जो स्थलाकृति हो, यहाँ की सभ्यता हो, यहाँ की परंपराओं को इतना अच्छा ढंग से प्रदर्शित कर दिया गया है कि कोई भी एक बार देखे तो उसे देखने लायक उस तरह से प्रदर्शित क्या करते थे, ठीक है। भव्य इमारतों और खंडहरों द्वारा भारत की अतीत वैभव को चित्रित किया जाता था, ठीक है। तो भव्य भव्य जो इमारत, तो उस समय बड़े बड़े जो इमारत बनाए गए थे उसको अतीत वैभव को चित्रित किया गया था तथा एहसास दिलाने का प्रयास किया जाता था कि ब्रिटिश शासन द्वारा ही इस प्राचीन सभ्यता का जीर्णोद्धार संभव है। तो लोग ऐसे ऐसे जो हम लोगों का देश में जो खंडहर थे, फिर इमारत थे, मंदिर थे, मस्जिद थे, अलग अलग जो सब बने हुए थे, तो ये सभी को इस तरह से चित्रित किया जाता था, अंकित किया जाता था कि उसको लगे कि ये सब का सारा जीर्णोद्धार संभव अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया, ठीक है। टॉमस डेनियल और विलियम डेनियल ने अपने चित्रों में 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासनकाल में कला का नवनिर्माण होते हुए दिखाया, ठीक है। तो एक टॉमस डेनियल और विलियम्स डेनियल, ठीक है, दोनों ने अपने चित्रों के माध्यम से क्या दिखा, 18वीं सदी में ब्रिटिश शासनकाल में कलकत्ता का नवनिर्माण होते हुए दिखाया, ठीक है। नवनिर्माण मतलब कलकत्ता का एक नया रूप जो लोग अंग्रेज आने के बाद बना, उस चीज़ को दिखाते हुए कि हाँ, अंग्रेज आने के बाद कलकत्ता का इस तरह से विकास हुआ, नया नया चीज़ इन्वेंशन किया, वहाँ पर लगाया गया, बनाया गया, उस चीज़ को दिखाते हुए चित्रित किया। इन चित्रों में कलकत्ता के चौड़े रास्ते, देखो उस चित्र के माध्यम से कलकत्ता का चौड़ा रास्ता, यूरोपीय शैली की विशाल इमारतें, सड़कों पर चहल पहल आदि बड़ी बारीकी से चित्रित किया गया था। उसके द्वारा ऐसा चित्रित किया गया कि यहाँ की सड़क बहुत चौड़े चौड़े हैं, यहाँ की इमारतें, अट्टालिकाएँ, बड़े बड़े बिल्डिंग हैं तथा यहाँ बहुत ही भीड़ भड़ाका है और यहाँ पर लोगों को चलते हुए चित्र भी बनाए। उनके द्वारा बनाए गए चित्र में प्राचीन भारत की गतिहीनता तथा जड़ता और जीवंत को नवनिर्मित यूरोपीय भारत में स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है। तो इस प्रकार जो लोग चित्रित कर दिया था, जिससे कोई भी भारतीयों को एक बार देखने के बाद क्या लगता था कि सच में भारत ऐसा हो गया है, इस तरह से उसे चित्र के माध्यम से दिखाया गया था, ठीक है। देखो चित्रित किया गया है। उनके द्वारा बनाए गए चित्र में भारत की गतिहीनता तथा जड़ता के जीवन निर्मित यूरोपीय भारत में स्पष्ट अंतर देखा। तो उस समय का भारत और हमारे प्राचीन भारत में बहुत कुछ अंतर देखा गया, किसके माध्यम से, चित्र के माध्यम से। डेनियल चित्रकार ने परंपरा और आधुनिकता के परस्पर अंतर को अपने चित्र में बड़ी कुशलता से करा, ठीक है। तो दोनों के बीच के डिफरेंस वो लोग दिखाते थे अच्छे ढंग से, उन लोगों का यूरोपीय शासन व्यवस्था को और हमारी प्राचीन सभ्यता की। इन चित्रों के माध्यम से उन्हें ब्रिटिश शासन की व्यवस्था, प्रगति और सुशासन को स्थापित करने का प्रयास किया। तो लोग चित्र के माध्यम से अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया, जो ब्रिटेन की संस्कृति और अंग्रेजों की सुरक्षितता पर बल देता है। अब देखो रूप चित्रण, वो तो हमारा मनोहारी चित्रण हुआ। अब देखो हम लोग रूप चित्रण के बारे में
पढ़ेंगे। तो औपनिवेशिक भारत में रूप चित्रण की कला परंपरा भी अत्यधिक लोकप्रिय हुई। ठीक है, औपनिवेशिक भारत में, ठीक है, तो जिस भारत में हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, हम लोग क्या करते थे, हम लोग का देश होने के बावजूद भी हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहते थे। औपनिवेशिक भारत जो एक बिजनेस के तौर पे अंग्रेजी लोग आया था और यहाँ पर अपना शासन व्यवस्था अपना लिया था। तो भारत की रूप चित्रण की कला परंपरा भी अत्यधिक लोकप्रिय हुई। ठीक है, तो औपनिवेशिक भारत में क्या, कला का रूप चित्रण, चित्रकला की इस नई शैली में जो चित्र बनाए गए जाते थे वे आदमकद आकार के होते थे तथा बिल्कुल असली और जीवंत लगते थे। ठीक है, ऐसा लोग चित्र बनाते कि बिल्कुल एक जीवंत है, एक बार गौर से देखने के बाद ऐसा लग जाता था कि एक लाइफ है, जीवंत है, ये सच में ऐसा ही है। उस तरह का आदमकद आकार के होते थे और बिल्कुल असली ओरिजिनल लगते। रूप चित्रकारी की लोकप्रियता ने अनेक यूरोपीय चित्रकारों को भारत आने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि उन्होंने यह कार्य लाभदायक लगा। ठीक है, तो उन लोग को लगा कि इस चित्र के माध्यम से हम लोग भारत पर राज कर सकते हैं। ऐसा ही एक चित्रकार था यूहान जोफन। ठीक है, भारत में अपने 5 साल के प्रवास के दौरान उसने अनेक चित्र बनाए और अपने चित्रों से अंग्रेजों की श्रेष्ठतर मालिकों के अंदाज में चित्रित किया तथा भारतीयों को दब्बू, कमजोर और हीन दिखाया। तो एक चित्रकार था, देखो, यूहान यपनो था, जिसने अपने 5 साल के करियर में बहुत ऐसे चित्र बनाए जिसमें अंग्रेज को श्रेष्ठता दिखाए तथा भारतीयों को दब्बू, कमजोर दिखा के यहाँ की परंपरा और लोगों को चिंता की दृष्टि से दिखाया गया। ठीक है, आगे देखो, हम लोग इसे क्या नेक्स्ट पढ़ते हैं। यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि यद्यपि भारतीय नवाब अपनी राजनीतिक शक्ति एवं सत्ता खो चुके थे, और इसी प्रकार हम लोग देखते थे कि जो भारतीय नवाब, यहाँ के जो राजा, महाराजा, रजवाड़े लोग थे, वो अपना शक्ति और सत्ता भी खो चुके थे। किसके सामने? अंग्रेजों के सामने। परंतु फिर वे स्वयं को शाही हस्तियों के रूप में चित्रित कराना चाहते थे। वो अपने शक्ति और सत्ता भी खो चुके थे, फिर भी अपने आप को शाही हस्ती के रूप में चित्रित कराना चाहते थे कि हम शाही हैं, हम खानदानी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम सब कुछ हैं। और वो अपने आप को जो रुतबा रहता था उस चीज़ को लोग दिखाना चाहते थे। इस प्रकार का एक उदाहरण है नवाब मोहम्मद अली खां, जो 1770 के दशक में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुए एक युद्ध के बाद अंग्रेजों की पेंशन पर आश्रित हो गए। ठीक है, तो 1770 के दशक में, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किसका, नवाब मोहम्मद अली का युद्ध हो गया, जिसमें उस युद्ध में वो हार गया और वह सिर्फ अंग्रेजों पर आश्रित रह गया और अंग्रेजों के द्वारा एक पेंशन के तौर पर उसे दिया जाता था। इसके बाद भी उसने 2 यूरोपीय चित्रकार टिली केटल और जज विलियम का अपना रूप चित्र बनाने का काम सौंपा। ठीक है, वो हार गया, वो अंग्रेजों के पेंशन पर ही आश्रित रहा, फिर भी वो 2 चित्रकार, देखो, टिकी केटल और जर्ज विलियम, ये दोनों को अपने चित्र बनाने का काम सौंपा। अपनी सत्ता और शक्ति खो जाने से बेफिक्र वह स्वयं को चित्र में एक शाही अंदाज दिखाकर खुश था। ठीक है, वे चित्र के माध्यम से अपने आप को शाही अंदाज में दिखाना चाहते थे और दिखाए भी, और उसी से वो खुश रहते थे, क्योंकि वो शक्ति और सत्ता दोनों खो चुके थे। तो वो चित्र के माध्यम से अपने आप को शाही देकर खुश हो जाता था। आप देखो, हम लोग इतिहास चित्रण, ठीक है, इतिहास चित्रण 18वीं शताब्दी के अंतिम दौर और 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में एक और प्रकार की चित्रकला परंपरा अत्यधिक लोकप्रिय हुई। ठीक है, तो 8वीं सदी के अंतिम दौर में, यानी 19वीं सदी के प्रारंभ में, ठीक है, लोकप्रिय हुई, जिसे हम लोग इतिहास चित्रण के नाम से जानते थे। ठीक है, तो 19वीं सदी के प्रारंभ में जो भी चित्र की शुरुआत हुई उसे हम लोग इतिहास चित्रण कहते हैं। यानी 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में एक प्रकार की चित्रकला परंपरा लोकप्रिय हुई, जिसे हम लोग इतिहास चित्रण कहते हैं।
इस प्रकार के चित्रों में भारत में ब्रिटिश राजशाही की सुंदर छवि चित्रित करता हुआ दिखाई पड़ा। तो जितने भी चित्रकार आए थे भारत, ठीक है, उन सभी चित्रकारों का एक मुख्य उद्देश्य था कि वह अंग्रेजी शासन को क्या करते थे, श्रेष्ठता दिखाकर भारतीयों को दब्बू तथा कमज़ोर साबित करना या हीनता दिखाना उन लोगों का पहला प्राथमिकता था। इन चित्रों में अंग्रेज़ों की शक्ति, उनकी श्रेष्ठता और उनकी विजयों का चित्रण किया गया है। तो हम जैसे बोल दिए कि जितने भी चित्रकार का प्रमुख उद्देश्य जो रहता था अपने आप को शक्तिशाली, श्रेष्ठता तथा जिस राजा को, यहाँ के लोगों को हराया था युद्ध में, राजा महाराजा को, उसको चित्रण करते हुए दिखाता था। ठीक है, कुछ चित्रों में ब्रिटिश विजयों को बड़े नाटकीय में चित्रित किया गया। तो कुछ ऐसे भी लड़ाई में विजय पाए थे जिसमें नाटकीय रूप में चित्रित किया गया। ठीक है, चित्रकारों ने औपनिवेशिक इतिहास को कुछ घटनाओं के बड़े नाटकीय अंदाज में कैनवस में उतारा। ठीक है, तो चित्रकारों ने औपनिवेशिक इतिहास की कुछ घटनाओं को, ऐसे घटना जो भारतीयों पर जो शासन कर रहे थे वो लोग, उसका कैनवस पर उतारा। ठीक है, इस प्रकार के कुछ चित्र में कुछ युद्धों का भी दृश्यों का चित्रण किया। तो ऐसे अनेक से चित्र बनाए जिसमें युद्ध क्षेत्र को भी चित्रों में अंकित किया गया, जिससे अंग्रेजों की जीत को गौरवगान स्पष्टता झलकती है। चित्रकारों ने अंग्रेजों को अजय और शक्तिशाली सिद्ध करने का प्रयास किया। तो सभी अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये था कि उन्हें शक्तिशाली तथा अजय घोषित करने का प्रयास हमेशा करता रहा है। ऐसा आभास होता है कि ये चित्रकार अपने चित्र के माध्यम से भारतीय जनता और यहाँ के शासकों को यह संदेश देना चाहते थे कि जिस किसी ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध का साहस किया उसका अंत बहुत बुरा होगा। तो उस चित्र के माध्यम से ऐसा प्रदर्शित करना चाहते थे यहाँ की जनता और शासक यदि अंग्रेजों का विरोध करते हैं तो सोचो कि उसकी मृत्यु बहुत क्रूरता से होगा या उसका अंत बहुत बुरी तरीक़ा से होगा। इस तरह से अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दरबारी कलाकार। तो जितने भी दरबार में रहने वाले कलाकार दरबारी कलाकार कहलाते हैं। ठीक है, उपरोक्त बदलावों के संदर्भ में प्रश्न उठता है कि उन कलाकारों का क्या हुआ जो अब तक लघु चित्र बना रहे थे। तो भारतीय कलाकार थे जो लघु चित्र बना रहे थे, उन लोगों का क्या हुआ, जिसे हम लोग क्या कहते थे, लघु चित्र कलाकार जो छोटे छोटे चित्र बनाते थे, जिसे हम लोग दरबारी कलाकार कहते थे। ठीक है, छोटे छोटे चित्र बना के अपना ये करते थे। ठीक है, जब वो बड़ी चित्रकार आए यूरोप से तो अब इन लोगों का क्या हुआ उसी के बारे में। दूसरा, इन नई परंपरा में भारतीय दरबारी कलाकारों का क्या प्रतिक्रिया हुई, तो इन चित्रकारों का क्या प्रतिक्रिया हुई उसी के बाद। अलग अलग दरबारों में भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएँ थी। कुछ ऐसे चित्र बने, ऐसे चित्र बने जिसमें देशी राजाओं को अन्य सेनाओं को पराजित करते दिखाया गया। परंतु मुर्शिदाबाद के दरबार में बनाए जाने वाले चित्रों में अलग रुझान दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये अंग्रेजों के आश्रित थे। इसलिए मुर्शिदाबाद दरबार में स्थानीय लघु चित्र कलाकारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया कि वो अंग्रेजों की अभिरुचियों और कलात्मक शैलियों को सीखे। अतः मुर्शिदाबाद चित्रकारों की यूरोपीय यथार्थवाद को जो फेस टू फेस तत्काल अपने आप को शुरू कर दिया। ठीक है, चित्र जीवंत और वास्तविक दिखे इसके लिए उन्होंने रोशनी और परछाई तकनीक का इस्तेमाल किया। इस प्रकार देखो, परंतु मुर्शिदाबाद के दरबार में बनाए गए चित्रों में अलग रुझान दिखाई पड़ा। चूँकि ये अंग्रेजों पे आश्रित थे, इसीलिए मुर्शिदाबाद लघु चित्रकार को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया गया। तो मुर्शिदाबाद में जो हमारे लघु चित्रकार थे, दरबारी चित्रकार थे, वो लोग क्या अंग्रेज़ों पर आश्रित होने के कारण उन लोग के हिसाब से जो लोग चित्र बनाने लगे जिसे जीवंत दिखने लगे। ठीक है, परछाई वाले तकनीक भी अपनाए, रोशनी के साथ साथ ये चीज़ को दिखाने लगे। ठीक है, तो देखो कुछ दरबारों की हालात इतनी दयनीय थी, कुछ दरबारों की हालत इतनी दयनीय थी कि न तो वे चित्रकारों को कोई सहायता करते थे और न ही उनकी न्यूनतम आवश्यकता को पूर्ति पर खर्च का वहन कर सकते थे। परिणाम स्वरूप इन दरबारों में चित्रकारों को भी अपनी आजीविका के लिए अंग्रेजों की शरण में ही जाना पड़ा। तो इतने यहाँ की जो दरबार
कुछ गरीबी में पल रहे थे कि अपने चित्रकार के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, और अब जहाँ तक कि अपनी जीविका के लिए चित्रकारों को अंग्रेज़ों का ही शरण लेना पड़ता था। ठीक है, इस अवधि के विभिन्न प्रकार के चित्रों में भी बनाए गए जो कंपनी चित्र, ठीक है, क्या चित्र, कंपनी चित्रों के नाम से भी जाने जाते हैं। कुछ ब्रिटिश अफसर ऐसे चित्र बनवाते थे जो भारत की जीवन शैली को दर्शाने वाले हो और उन्हें पश्चिमी दुनिया को भी दिखा सके। इसीलिए स्थानीय कलाकारों ने त्योहारों और जुलूसों की व्यवस्था और दस्तकारों की और भवनों और स्मारकों की छवियाँ चित्रित की। ये चित्र ईस्ट इंडिया कंपनी के उच्च अधिकारियों द्वारा लोकप्रिय हुए। तो इस प्रकार के चित्र देखो, त्योहारों के जुलूस, व्यवस्था, दस्तकारों आदि भवन स्मारकों का भी छवियाँ चित्रित की गई। ठीक है, जिससे ये चित्र ईस्ट इंडिया कंपनी के उच्च अधिकारियों के लिए लोकप्रिय हुए। परंतु यह ध्यान रखने योग्य है कि सभी चित्रकार दरबारी नहीं थे और सभी ने चित्रकारी केवल नवाबों के लिए ही नहीं बल्कि दरबार बाहर उन्मुख उन कलाओं को भी विकास हो रहा था। इसी प्रकार हम लोग देखिए कि विभिन्न जो चित्र मनोकारी, दरबारी, इस तरह से हम लोग इतिहासकारी जो चित्रकार कलाकार के बारे में पढ़े, तो इन सबको तुम लोग बढ़िया ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, अब हम लोग कल पढ़ने वाले हैं नई भारतीय लोक कला। ठीक है, कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नई भारतीय लोक कला।